हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और इस चैनल पे मैं आप लोगों को इस समय प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो कि बिहार पीजीटी या यूपी पीजीटी का आप एग्जाम दे रहे हो, यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, जिस भी एग्जाम में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पूछता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जितने भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि भविष्य में बार बार रिपीट होने के चांसेज हैं। इसको इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो एक तो आपका रिवीजन होगा, दूसरा कंफ्यूजन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, तीसरा इसमें कहीं ना कहीं जहाँ पे कंफ्यूजन होता है वहाँ मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, किस चीज़ को याद करने का तरीका बताता हूँ, किस चीज़ को कैसे याद करते हैं, तो आप उसको याद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखिए। सबसे बड़ी बात, अपने हथियार को अपने साथ रखिए, कॉपी और पेन को लीजिए, नोट करिए, जो नई चीज़ें मिले उसे नोट करिए, जो पुरानी चीज़ें हों उसे रिवाइज कीजिए। बार बार रिवीजन करेंगे और तलवार पे धार लाएंगे तभी आपका एग्जाम निकलने वाला है, वरना कंपटीशन बहुत है, ये आपको भी पता है। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहले क्वेश्चन को देखते हैं और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह व्यवहार जिसमें सामाजिक नियम का तो उल्लंघन होता है किंतु दंड नहीं मिलता, उसे कौन सा विचलन कहते हैं। अब ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है प्राथमिक विचलन, बी कह रहा है द्वितीयक विचलन, सी तृतीयक विचलन, डी कोई विचलन नहीं। तो ये चार ऑप्शन आपके साथ सामने हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे विचलन क्या है। विचलन विचलन क्या है? तो विचलन क्या है? जब भी समाज द्वारा बनाए गए नियम मानदंडों का पालन नहीं होता है या उसका उल्लंघन होता है, उसे ही विचलन कहते हैं। अर्थात समाज के नियम का उल्लंघन ही विचलन है। विचलन हर समाज में पाया जाता है। विचलन की बात कौन करता है? तो सबसे पहले विचलन की बात समाजशास्त्र में दुर्खीम जी करते हैं। कौन करता है? दुर्खीम करते हैं, ये बात याद रखिएगा, दुर्खीम। उसके बाद विचलन पे सबसे ज्यादा अध्ययन कौन करता है? मर्टन करते हैं। मर्टन जो है विचलन की बात करते हैं, एनोमी की बात करते हैं विचलन। इसके बाद आगे चल के कई थिंकर्स जो है विचलन की बात करते हैं। हम यहाँ देखेंगे दुर्खीम कहते हैं कि विचलन हमेशा और हर समाज में पाया जाता है। हमेशा का मतलब है कि ये सार्वभौमिक है। हमें हर समाज का मतलब है ये सार्वभौमिक है। कम या थोड़ा मात्रा, कम या ज्यादा मात्रा में हर समाज में विचलन देखने को मिलता है। ये कौन कहता है? दुर्खीम जी करते हैं, कहते हैं। मर्टन क्या कहते हैं? मर्टन विचलन के 5 स्वरूपों की बात करते हैं। अगर इसको डिटेल में जानना है तो आप हमारा वीडियो जो है कि मर्टन पे जो वीडियो डाला हूँ उसको देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सही है। ए कह रहा है प्राथमिक विचलन। अब यहाँ हम देखेंगे प्राथमिक विचलन क्या है। ऐसा व्यवहार जो सामाजिक मानदंड का उल्लंघन करता हो लेकिन उसे दंड की व्यवस्था ना हो, उसमें उसके उल्लंघन के लिए दंड की व्यवस्था ना हो, इसे प्राथमिक विचलन कहते हैं। और द्वितीयक विचलन ऐसा व्यवहार जो सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है और इसमें दंड की व्यवस्था हो। क्या हो? दंड की व्यवस्था। जैसे अगर उदाहरण में हम देखें तो प्राथमिक विचलन क्या है? जुआ खेलना। दूसरा अगर देखें प्राथमिक विचलन के और एग्जाम्पल देखते हैं अगर हम, तो इसमें शराब पीना, नशा करना या किसी को गाली गलौज दे देना, ये सारे प्राथमिक विचलन में आते हैं। इसका कोई दंड की व्यवस्था नहीं है इसके लिए, लेकिन समाज द्वारा स्वीकृत भी नहीं है ये, इसलिए विचलन है प्राथमिक विचलन। अब द्वितीयक विचलन की अगर बात करें तो द्वितीयक विचलन में आत्महत्या या किसी का मर्डर करना, चोरी करना, ये सारे क्या हो जाएंगे? द्वितीयक विचलन हो जाएंगे। अब देखिए प्राथमिक और द्वितीयक विचलन, विचलन को दो भाग प्राथमिक और द्वितीयक विचलन में कौन बांटता है? तो वो बांटता है लेमर्ट। लेमर्ट, इसको याद कर लीजिएगा। लेमर्ट जो है विचलन को दो भागों में बांटते हैं, प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और यहाँ से क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विघटन का लक्षण है? सामाजिक विघटन का लक्षण कौन सा है आप बताना है। विघटन का मतलब होता है टूटना। तो सामाजिक विघटन का लक्षण क्या है? एकदम सिंपल सा है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही, एक मध्य का हास।
हास का मतलब होता है कमी, एकमत्य का मतलब होता है एक मत या एकता। एकता की कमी होगी, उसी को तो कहते हैं सामाजिक विघटन। मतलब एकता जब टूट जाती है तो वो सामाजिक विघटन कहलाता है। ये कैसे समाज में पाया जाता है? ये आधुनिक समाज में पाई जाती है। ये आधुनिक समाज की विशेषता है। और वहीं समुदाय की विशेषता क्या है? एक मत की जो विशेषता है वो समुदाय की विशेषता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? यह किसका कथन है कि विचलन को केवल एक ऐसा व्यवहार कर कहकर टाला नहीं जा सकता जो कि समाज की स्थिरता में व्यवधान उत्पन्न करता है, वरन विचलन स्वयं भी नियंत्रित मात्रा में स्थिरता कायम रखने की महत्वपूर्ण दशा हो सकती है। एक बार समझेंगे इसको। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि विचलन को हम केवल इस बात को कह के नहीं टाल सकते कि वो केवल समाज में व्यवधान उत्पन्न करता है। अर्थात विचलन केवल समाज में व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है, ये कम मात्रा में समाज में स्थिरता भी उत्पन्न करता है। ये कौन कहा है? तो ये मर्टन कहते हैं। मर्टन प्रकारवादी हैं। देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये प्रकार को बता रहा है। मतलब मर्टन ये विचलन के प्रकार को बता रहा है कि विचलन जो है केवल व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है बल्कि स्थिरता भी लाता है समाज में। तो प्रकारवादी यही दोनों हैं, मर्टन है, पार्सन्स है। और इन दोनों विचलन की बात कौन करता है? तो विचलन की बात मर्टन करते हैं। एकदम इजी और ऑप्शन सही हो गया। यहाँ गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं थे। और क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने मत व्यक्त किया है मदाध्य एक चिरकालिक व्यवहार परक अवस्था है? किसने यह बताया है कि एल्कोहलिक एक चिरकालिक व्यवहार परक व्यवस्था है? ये किसका कथन है? तो ये कथन है मार्क कैलर की। इन सारी चीजों को तो आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा। एकदम रट लीजिए, कहीं लिख के रट लीजिए, ट्रिक बना के रट लीजिए, लेकिन रट लीजिए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक 5 वर्षीय बालक, कितना? 5 वर्ष का बालक, ये ध्यान रखिएगा। एक 5 वर्षीय बालक अपने चाचा के भाई के पेट में चाकू घोंप देता है। बालक की यह क्रिया कहलाएगी, बालक की यह क्रिया क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए है अपराध, बी है बाल अपराध, तीसरा है श्वेत वसन अपराध, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या ये अपराध कहलाएगा या बाल अपराध कहलाएगा या श्वेत वसन अपराध कहलाएगा? हम इन चारों ऑप्शन को देखेंगे एक एक करके कि ये चारों ऑप्शन क्या कह रहे हैं और इनके कहने का अर्थ क्या है और चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं अपराध क्या होता है, तो अपराध, पहले तो क्वेश्चन को हम यहाँ समझ लें। 5 वर्षीय बालक की बात हो रही है, 5 वर्षीय बालक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए, बाल अपराध जो है आयु से निर्धारित होता है। आयु प्लस अपराध का जो है गुण या अपराध का जो कह सकते हैं कि विशेषता के आधार पे भी हम बाल अपराध को डिफाइन करते हैं। तो बाल अपराध का अगर देखते हैं तो 6 से या 7 मान लीजिए, 7 से 16 वर्ष का बालक, 7 से 16 वर्ष का बालक। और वहीं अगर बच्ची है कोई तो वो 7 से 18 वर्ष। ये चीज याद रख लीजिएगा, फीमेल या गर्ल, गर्ल, ठीक। बाल अपराध में कौन आएगा? इस बीच के बालक बालिका जो है ये बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। 7 से 16 साल की उम्र के जो लड़के अगर अपराध करते हैं तो वो बाल अपराध में आएंगे, और 7 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की लड़कियां या बच्चियां जो जब अपराध करती हैं तो वो किस में आएंगी? बाल अपराध में आएंगे। 7 वर्ष से कम अगर होता है तो ये कोई अपराध में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से डी सही हो जाएगा, ठीक। अब ये अपराध क्या होगा? अपराध 18 साल अगर ऑन एवरेज माना जाए तो 18 साल, या इस तरह माना जाए कि कोई लड़का या कोई बालक जो है अगर अपराध करता है, अपराध की श्रेणी में आना है तो वो 16 प्लस होना चाहिए। 16, उसकी आयु 16 से प्लस होना चाहिए, और किसी लड़की की आयु 18 से प्लस होना चाहिए। अब श्वेतवसन अपराध, श्वेतवसन अपराध क्या है? इसकी अवधारणा सदरलैंड देते हैं।
और श्वेतवसन अपराध वो अपराध होता है जो अमीर व्यक्ति, नेता या बड़े या उच्च पद पे रहने वाले व्यक्ति अपराध करते हैं, जैसे घूसखोरी। ये क्या हो जाएगा? श्वेतवसन अपराध हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। पारिवारिक विघटन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक तनाव को किसने उत्तरदायी माना है? तो देखिए, विघटन की बात हो रही है, पारिवारिक विघटन की बात हो रही है। पारिवारिक विघटन में प्राथमिक और द्वितीयक तनाव की बात कौन करता है? तो वो इलियट एंड मैरिल करते हैं। उसके बाद सदरलैंड यहाँ पे जो है विचलन में या विघटन में समाजशास्त्री जो है कि मत देते हैं, और ये जो है श्वेतवसन अपराध की बात करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। विचलन घटित होता है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। विचलन कब घटित होता है? मानसिक योग्यता में अंतर के कारण घटित होता है, या दूसरा दमनात्मक पद्धति के कारण होता है, तीसरा ऑप्शन है समाजीकरण की असफलता के कारण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये किस में होता है? तो ये समाजीकरण की असफलता के, जब किसी के समाजीकरण करने में असफल हो जाता है, या उसको किसी व्यक्ति का या किसी बच्चे का समाजीकरण नहीं हो पाता है, तो वो विचलन व्यवहार को अपना लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। आदर्श शून्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पहले क्वेश्चन में ही हम बताए हैं। आदर्श शून्यता शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया? तो वो दुर्खीम करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक बुक है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी बुक के राइटर कौन है? तो वो कौन है? बहुत ही आसान है, विलियम एफ वाइट। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी की बात करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, योजना आयोग द्वारा मद्य निषेध की सरकारी नीतियों की देखरेख करने एवं इस संदर्भ में उपयुक्त सुझाव देने के लिए टेकचंद अध्ययन दल का गठन किया गया था। याद रखिएगा, कौन सी कमेटी बैठाई गई थी? टेकचंद अध्ययन का दल। ठीक, टेकचंद कमेटी बैठाई गई थी। तो ये इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1963 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है? कौन सी समस्या जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है? तो क्या वधु मूल्य होता है जनजातीय समाज में? बिल्कुल होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, जनजातीय समाज में मदपान होता है। जनजातीय समाज में शराब को जो है कि बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और वेश्यावृत्ति भी होती है समाज में। क्यों वेश्यावृत्ति होती है? इसका कारण वेश्यावृत्ति का ये होता है कि वहाँ बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह या इस प्रकार की जो है विवाह का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए वेश्यावृत्ति जनजातीय समाज में देखने को मिलती है। यहाँ तक कि जनजातीय समाज में किसी गेस्ट के आने पर अपने जो है अपने घर की महिला या अपनी पत्नी को जो है एक रात के लिए या दान दे दिया जाता है। तो इससे वेश्यावृत्ति के जो है क्या होता है, प्रभाव बढ़ता है। अमान्य अप्रतिमानता नहीं होता है। अप्रतिमानता नहीं होता है ये जनजाति समाज में। ये किस में होता है? ये आधुनिक समाज में होता है। अप्रतिमानता नहीं होता है तो होता क्या है? जनजाति समाज में नियमबद्धता बहुत ज़्यादा होता है। जनजातीय समाज के जो भी जनजातीय समुदाय के लोग होते हैं, वो एक नियम से बंधे होते हैं, और अगर उस नियम को फॉलो नहीं किया जाएगा तो वो उस समाज से बहिष्कृत हो जाते हैं। तो एक डर बना रहता है, इसलिए जो है ये अप्रतिमानता जो है गलत हो जाएगा, और यही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो एड्स एक रोग के रूप में संबंधित है। HIV, HIV ठीक, एक रोग के रूप में संबंधित है, और ये 4 दिया है। किस चीज़ को प्रभावित करता है? तो मानव शरीर की प्रतिरोधी क्षमता व्यवस्था से संबंधित है, या शरीर की पाचक व्यवस्था से, तीसरा है शरीर की तंत्रिकीय व्यवस्था से, चौथा है उपयुक्त सभी से। तो किससे है? तो ये है मानव शरीर की प्रतिरोधी क्षमता व्यवस्था से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें,
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है समाज के पुरस्कारों में से किसे क्या मिलता है तथा उनको क्या मिलता है, क्यों मिलता है, संबंधित निर्णय किस संस्था में निहित है। कौन ये तय करता है कि किसे क्या मिलेगा, कौन सा पुरस्कार मिलेगा और क्यों मिलेगा, ये कौन तय करता है? तो ये राज्य व्यवस्था तय करती है, ये राज्य तय करता है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको देखेंगे। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये पूरा क्वेश्चन है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सरल समाजों की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित सही है? कैसे समाज? सरल समाज, या इसको ग्रामीण समाज या जनजातीय समाज के नाम से जाना जाता है। तो इस सरल समाज की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है कौन सा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला कह रहा है लोग पूर्ण रूप से प्रकृति की दया पर निर्भर करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। जनजातीय व्यवस्था या कहें ग्रामीण व्यवस्था या कृषि व्यवस्था में ये चीज पाया जाता है कि लोग पूर्ण रूप से प्रकृति की दया पर निर्भर करते हैं। दूसरा कह रहा है ऑप्शन लोग नियमित बाजारों से लाभान्वित होते हैं, तो बाजार और लाभ ये आधुनिक व्यवस्था की चीजें हैं, ठीक। तीसरा कह रहा है कि सरल समाजों में कार्यों का विशेषीकरण पाया जाता है। और चौथा कह रहा है लोगों में आने वाले कल के विषय में कोई विचार नहीं होता, लोग केवल आज में जीते हैं, ठीक। ये कार्यों का विशेषीकरण किसमें होता है? दुर्खीम बताते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक में कार्यों के विशेषीकरण की बात करते हैं। तो ये सब जो है आधुनिक समाज का है और ये दोनों जो है 1 और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है नकारात्मक रूप से प्रस्तुत रूढ़ियों को कहा जा सकता है। जिस रूढ़ियों को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया उसे क्या कहा जाएगा? उसे टैबू कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये 16 है शायद, ये 14 था, 14 15 16 है। तो चलिए देखिए द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये डेनियल बेल के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगर देखते हैं एलन टाउरेन को अगर देखेंगे, ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं, फ्रेंच समाजशास्त्री। इनका अभी अभी जून 2023 में देहांत हो गया। जून 2023 में देहांत हुआ है फ्रांस में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मेलिनोव्स्की ने गैर आर्थिक कारकों की भूमिकाओं को निम्नलिखित में से किन आर्थिक क्रियाओं में पाया है? मेलिनोव्स्की गैर आर्थिक भूमिकाओं को निम्नलिखित में से किन आर्थिक क्रियाओं में पाया है? ये क्वेश्चन है। चार जो है कि आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें से चुनना है कौन सा सही है। ये नीचे कूट दिया हुआ है। तो उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा वितरण, चौथा विनिमय। तो गैर आर्थिक कारकों की भूमिकाओं की बात कौन किसमें किसमें करते हैं? तो देखिए मेलिनोव्स्की कहते हैं कि मेलिनोव्स्की की बात अगर करते हैं हम, तो ट्रोवियांडा द्वीप समूह की बात, ये ट्रोवियांडा द्वीप समूह का अध्ययन करते हैं और ये ट्रोवियांडा द्वीप समूह में कूला विनिमय की बात करते हैं। कूला विनिमय की बात करते हैं, विनिमय व्यवस्था है। तो ये देखिए विनिमय हो गया। दूसरा विनिमय किस चीज का? जैसे मान लीजिए ट्रोवियांडा द्वीप समूह है, द्वीप का कई द्वीप है यहाँ पे, ठीक। अब इन द्वीपों में होता क्या है कि लोग यहाँ पे जो भी उत्पादन करते हैं, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ लोग उत्पादन करते हैं, तो वो इनको देते हैं और इनसे जो इनके यहाँ उत्पादन होता है वो खुद लेते हैं, फिर इनको देते हैं, फिर इनके उत्पादन को खुद लेते हैं। तो इस तरह एक दूसरे से विनिमय की व्यवस्था से काम चलाते हैं। तो ये उत्पादन और विनिमय की व्यवस्था है। डी, ऑप्शन डी 1 और 4 सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है सरल समाजों में राजनैतिक संगठन का साधारणतया कौन सा आधार होता है? सरल समाजों में राजनीतिक संगठन कहाँ से बनती है? तो नातेदारियों से बनती है, नातेदारी से मिलकर बनती है।
तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दबाव मूलक समूह प्रजातंत्र के लिए खतरा बन सकता है। फिर कारण क्या है? दबाव मूलक समूह मतदाताओं के नियंत्रण के अधीन होता है। तो देखिए, दबाव मूलक समूह प्रजातंत्र के लिए खतरा बन सकता है, ये तो एकदम सही बात है। लेकिन ये मतदाताओं के नियंत्रण के अधीन होता है, ये बात गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। तो ए सही परंतु आर गलत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित का सही उद्विकासीय क्रम क्या है? उद्विकासीय क्रम बताना है और यहाँ पे आपको दिया है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और नीचे कूट दिए हुए हैं। तो उद्विकासीय रूप में बताना है, इवोल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी व्यवस्था थी? सबसे पहले जनजातीय व्यवस्था आई, ये पहले नंबर पे। 3 कहाँ है? ये है। फिर उसके बाद कृषक व्यवस्था आई, 2। फिर उसके बाद औद्योगिक समाज आया, 1। उसके बाद उत्तर औद्योगिक समाज आया, 4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और आज जो है कि हम 20 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे को सॉल्व किए हैं और बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को देखे हैं, समझे हैं। अगर ये वीडियो आपकी समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे और भी वीडियो चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और जिस चीज़ पे डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपको बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करूँगा। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे अन्य व्यक्तियों के पास ये चैनल पहुँचे और अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो। तो अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच और आप लोग का दिन शुभ हो।